नमस्कार, मैं राधिका कौशिक आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गाय भैंसों में बार बार गर्मी में आने की समस्या और उसका निदान। गिनिया फाउल पालन किसानों के लिए भी है लाभकारी व्यवसाय। हमारे प्रदेश में बहुत से किसान खेती के साथ साथ गाय भैंसों का पालन करते हैं, लेकिन आजकल इन पशुओं में बार बार गर्मी में आने की समस्या देखने में आ रही है, जिसकी वजह से पशुपालक भाइयों को आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है। कुछ इसी बारे में जानकारी चाह रहे हैं हमारे कुछ पशुपालक, तो आइए जानते हैं इनकी समस्या को। गाय में जो रुपा की प्रॉब्लम जन है अब बहुत ज्यादा है, बार बार सिमंद रहा है, फिर रिपीट हो जाए, बार बार सिमंद रहा है, फिर रिपीट हो जाए। इसके लिए कोई रोकथाम को उचित वह मैं सारी गायन छोड़ बाकी कगार पर आगा जेवड़ो काट रही है सब लोग और गौशाला भर्ती न रुकवा के कारण। इसके लिए कोई रोकथाम कोई उपाय है तो किसान की गाय भी बच जाए और फसल भी बच जाए। गायों में HF के सीमेंट लगवाता हूँ तो बार बार रिपीट होती है, इससे काफ़ी हमको परेशानियाँ होती है और पशु लेट हो जाता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब ये बाबा के लिए बार बार सोए अंदर तारा सा गाया गए और डरने रुकती नहीं है, कहीं बीमारी से कहीं नहीं से मन बताओ। तो किसान भाइयों, यह समस्या गाय भैंसों में किन किन कारणों से होती है तथा इसका निदान क्या है, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं हिंगोनिया जिला जयपुर के सहायक पशु चिकित्सक भागचंद तंवर। मेरे पशुपालक भाइयों, मैं आपसे एक कृत्रिम गर्भाधान के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हमारे जानवरों में कृत्रिम गर्भाधान गौवंश और भैंस वंश में किया जाता है, लेकिन कई बार क्या है कि हमारे पशुपालक भाइयों से एक बात बताऊंगा कि कृत्रिम गर्भाधान करने के बाद में जानवर 18 से 21 दिन बाद में रिपीट हो जाता है। रिपीट ब्रीडिंग, पशु का बार बार गर्मी में आना। सामान्य बोलचाल में कहा जाए तो मादा पशुओं का समय से गर्भ धारण न करने की समस्या। प्रजनन का यह विकार पशुपालकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पशुपालकों को पशु के गर्भ न धारण कर पाने के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसमें पशु 2 या 2 से अधिक बार गर्भधान करने के बावजूद गर्भ धारण नहीं कर पाता तथा अपने नियमित मध चक्र में बना रहता है। रिपीट ब्रीडिंग के अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें कुछ कारण प्रमुख हैं, जैसे कुपोषण अर्थात पशु को संतुलित मात्रा में चारा, दाना, मिनरल मिश्रण खाने में न मिलने के कारण रिपीट ब्रीडिंग होता है। अतः बाह्य परजीवियों से ग्रसित होने के कारण तथा लंबी बीमारियों से प्रभावित होने के कारण भी पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग होती है। ऋतु का प्रभाव, प्रजनन अंगों के विकार होने के कारण पशुओं में रिपीट ब्रीडिंग होती है। पशुपालक अपने पशुओं को रिपीट ब्रीडिंग अर्थात बार बार ताव में आने की समस्या से बचाने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं। इस रिपीट ब्रीडर के लिए आपको सबसे पहले तो जब आपका जानवर पाड़ी में आता है, चाहे वो गाय हो चाहे भैंस हो, तो उसको गाय को 16 से 18 घंटे बाद और भैंस को 18 से 20 घंटे बाद नजदीक के किसी पशु चिकित्सालय से कृत्रिम गर्भाधान कराएं। और मेरे पशुपालक भाइयों से ये भी कहूंगा कि इस रिपीट ब्रीडर के लिए समय समय पर गाय और भैंस को 3 महीने बाद पेट के कीड़ों की दवा देवें और बराबर उनको मिनरल मिक्सचर दिया जाए और संतुलित पशु आहार दिया जाए। हमारे पशु चिकित्सालय में सरकार की ओर से निःशुल्क दवा वितरण योजना होती है, अतः आप हॉस्पिटल में जाएं, पशु चिकित्सालय उपकेंद्र में जाएं और अपने पशु के लिए पेट के कीड़ों की और मिनरल मिक्सचर दवा लेके आएं। इसलिए बांझपन के लिए आप सबसे पहले पेट के कीड़ों की दवा निरंतर दें, मिनरल मिक्सचर निरंतर देते आएं और अपने पशु को संतुलित पोषाहार ही जरूरी है देना। ऐसा करने के बाद में हमारे इसके लिए पशु बांझ निवारण के लिए, पशु बांझपन के लिए हमारे को इसका निवारण किया जा सकता है। काफी हद तक हम इसका निवारण कर सकते हैं। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
अंडा और मांस की मांग को देखते हुए ब्रायलर, देशी मुर्गी, बटेर पालन और गिनिया फाउल पक्षियों का पालन बहुत से किसान कर रहे हैं और कम लागत में अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे गिनिया फाउल के पालन के बारे में। तो आप किस प्रकार से करें गिनिया फाउल का पालन, जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कुक्कुट विशेषज्ञ। तो आप भी देखिए और लाभ उठाइए। मुर्गी पालन मुख्यतः व्यावसायिक रूप से मांस उत्पादन एवं अंडा उत्पादन हेतु किया जाता है, जिसमें कि आज तक पुरानी प्रचलित प्रजातियां या जो भी हमारी विदेशी प्रजातियां हैं जिनमें बढ़वार अधिक रहती है उनका उपयोग किया जाता रहा है। परंतु अब जैसे जैसे परिवेश परिवर्तन हो रहा है तो नई तरीके की प्रजातियों का समावेश नए समय में किया जा रहा है, जिसमें से गिनी फाउल भी एक तरीके की प्रजाति है। गिनिया फाउल पक्षी का पालन देश के सभी ठंडे प्रदेशों में किया जा सकता है। इस पक्षी को पालने में न तो आवास निर्माण पर अधिक खर्च आता है और न ही आहार पर, अतः इस व्यवसाय को कम पूंजी में करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। इस प्रजाति की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये प्रजाति हमारे यहाँ हमारे परिवेश में आसानी से रह सकती है, साथ ही साथ इसमें कम खर्च में, अर्थात इसमें बहुत अधिक दाने उसकी अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मुर्गी पालन में दाने पे सबसे अधिक खर्च होता है। साथ ही साथ मुर्गियों में विभिन्न तरीके की बीमारियों का भी प्रकोप रहता है। ये प्रजाति अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता की और कम दाने में आसानी से उगाई जा सकती है। साथ ही साथ इसको ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ की हमारे यहाँ विभिन्न तरीके की प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं और शांत प्रिय जगह है, चरने के लिए स्थान उपलब्ध है, ऐसी जगहों पर अगर हम चाहें तो गिनी फाउल पालन कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसका लाभ भी ले सकते हैं। इनकी पालने में मुख्य बात यह है कि इनकी प्रजातियों का ध्यान रखना पड़ता है। इसकी प्रजाति में जो पालने योग्य प्रजाति बनाई गई है वो हमारी हेलमेट युक्त गिनी फाउल है, जिसके सर पे एक तरीके का छोटा सा हेलमेट की तरीके का चीज़ बनी रहती है, जिसके आधार पर हम इसकी पहचान करते हैं। इसकी उप प्रजातियों में जो कि पालने योग्य बनाई गई हैं, जिसमें हमारी पर्ल, लेवेंडर और सफ़ेद हैं। पर्ल प्रजाति में इसके पंख गहरे स्लेटी कलर के होते हैं और इन पे सफ़ेद रंग के छोटे छोटे धब्बे होते हैं। हमारी जो लेवेंडर प्रजाति है इसके पंख थोड़े हल्के कम स्लेटी कलर के होते हैं और इसके ऊपर भी सफ़ेद सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। सफ़ेद प्रजाति गिनी फाउल की जो होती है वो पूर्णतः सफ़ेद होती है। इनके पालने के लिए इनके चूज़ों को अन्य चूज़ों की तरह पाला जा सकता है, चाहे हम इसको ब्रूडर में चाहे दरबों में रख सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखना होता है कि इनको कम से कम 2 हफ्ते तक जिस ब्रूडर या उसमें रख रहे हैं उनका तापमान हमारा 32 से 34 डिग्री रहे, जिससे कि इन पक्षियों में मृत्यु दर कम आए। इसको पालने के लिए जैसा बताया कि चूजे हमने तैयार कर लिए, जब चूजे थोड़े बड़े हो जाएं तो इनको पालने के लिए 3 तरीके की विधियाँ हैं। प्रथम विधि है अर्ध खुली विधि, दूसरी विधि है पूर्ण खुली विधि और तीसरी विधि कहा जाता है दरबा विधि, जो कि दरबा विधि जो कि छोटे मोटे किसान या ब्रॉयलर पालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि छोटा सा दरबा किसी भी चीज़ का बना के उसके अंदर उसके चूजे पाले जाते हैं, दाना पानी उसके अंदर दिया जाता है और उसी में उनको बेचने योग्य तक रखा जाता है। जो हमारी अर्ध खुली अवस्था है इसमें हमें इस तरीके का आवास व्यवस्था बनानी पड़ती है, जिसमें कि एक छोटा सा दरबा हो और उसके आसपास खुली जगह हो, जिसमें कि पक्षी ये टहल सके, क्योंकि ये आधी जंगली प्रजाति का पक्षी है। तो अगर इसे टहलने फिरने की अच्छी सुविधा मिलती है तो ये थोड़ा अच्छा व्यवहार करता है। और जो हम खुली जगह छोड़ें अगर अर्ध खुली अवस्था में, तो जाली से इसके चारों तरफ से ढका हुआ स्थान होना चाहिए, जिससे कि कोई जंगली जानवर, कोई इसको खाने वाला कुत्ता बिल्ली इसको नुकसान ना पहुंचाए। इस विधि में हमें ये फ़ायदा रहता है कि वो मुर्गी हमारे आसपास ही रहती है और कम स्थान में इसको रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक संपदा की कमी नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पे स्थान भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो इसे अन्य भेड़ बकरियों की तरह इसे चराई अवस्था में भी रखा जा सकता है, जिसे कि हम खुली अवस्था बोलते हैं। अर्थात कि अगर हम इसे खुले रूप से चराने के लिए झुंडों में ले जा सकते हैं, और ये प्रायः देखा गया है कि 500 से 600 पक्षी को चराने के लिए 1 एकड़ अगर ज़मीन हो तो वो पर्याप्त रहती है। और चराने के लिए जब हम अपनी फसलें काट लें तो उसके उपरांत इन पक्षियों को हम उस क्षेत्र में चरा सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे फसलों के जो गिरे दाने हैं जो कि अब इस्तेमाल में नहीं आ सकते थे उनको खाते हैं, साथ ही साथ जो खरपतवार हैं उनको खाते हैं, और कीड़े मकोड़े हमारे जूं किल्ली इन सब का भी भक्षण ये करते हैं। तो एक तरीके से कह सकता है कि वातावरण में को अच्छा रखने के लिए भी सहयोग करते हैं। और शाम को इनको जो हमने इनका आवाज़ से दरबा बनाया है, ये शाम को धीरे धीरे हमारी ट्रेनिंग के उपरांत क्या करते हैं कि ये शाम को अपने आप ही उस स्थान पे आ सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है और ये जैसे एक रानीखेत बीमारी
बीमारी है जिसमें कि बहुत अधिक मुर्गियां मरती हैं, लेकिन इसकी सहनशीलता उसके प्रति अच्छी पाई गई है। इसके उपरांत इसका खाना पानी अगर हम चाहें तो केवल हम अपने घर के पिछवाड़े के अनुसार जो भी उपलब्ध हो, बचा खुचा अनाज, घर का जूठन फूटन खिला के ही पाल सकते हैं। और अगर हम इसको व्यावसायिक रूप से करना चाहते हैं कि सही समय से इसका मांस मिल जाए, तो हमें इसको उसके आहार को शुरुआत में जैसे स्टार्ट से 4 सप्ताह तक का आहार, उसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसमें जो प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, यानी कि 25 से 28% तक का प्रोटीन उसमें हम देते हैं, जिससे कि वो 1 महीने में अच्छी बढ़वार पैदा कर ले। उसके बाद हम ये देखते हैं कि 22 से 25% का प्रोटीन ग्रोवर अवस्था में, अर्थात कि अगर जब हमारा मुर्गियां 1-1.5 महीने से ऊपर की हो जाएं तो ग्रोवर वाला आहार उनको दिया जाता है 1 महीने के ऊपर। और जब ये मुर्गियां 2 महीने से ऊपर हो जाती हैं तो उसके उपरांत हम इन्हें चाहें तो इनको कम प्रोटीन का आहार, जिसमें कि 18 से 22% तक का प्रोटीन हो, उसको देकर हम इनका उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही साथ इनको ऊर्जा के रूप में मक्का दी जा सकती है। जहां मक्का उपलब्ध ना हो, वो कृषक अपने घर में जो मड़ुआ, माजरा या इस तरीके की गेहूं, दला हुआ अनाज अगर कुछ है तो उसको भी आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करा सकते हैं। परंतु छोटे बच्चों को शुरुआत में विटामिन और मिनरल्स का पानी में डाल के दे सकता है या उसको दाने में मिला के भी खिला सकते हैं, जिससे कि उनकी बढ़वार अच्छी हो। इसके उपरांत देखा गया है कि ये 2.5 से 3 महीने के उपरांत ये 1 किलो के हो जाते हैं और मार्केट में बेचने योग्य हो जाते हैं। इनके मांस का रंग अन्य मांसों की तुलना में अधिक गाढ़ा और थोड़ा लाल होता है, जिससे कि लोग इस मांस को अधिक पसंद करते हैं। इसका फ्लेवर भी अन्य मांसों की तुलना में अच्छा होता है। अगर हम देखें कि अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से एक खास बात यह है कि इसके मांस में कोलेस्ट्रॉल और साथ ही साथ नमक की मात्रा कम होती है। तो जिन लोगों को हृदय की दिक्कत है उनके लिए भी ये एक अच्छा तरीके का लाभकारी सिद्ध होता है। किसान भाइयों, गिनी फाउल पक्षी के पालन से जुड़ी कोई भी जानकारी लेना है तो पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कुक्कुट फार्म विभाग में संपर्क करें। यहाँ से आप चूजे भी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में विभिन्न फसलों की खेती की जाती है, जिनमें कई तरह के खरपतवार उगाते हैं। इन्हीं खरपतवारों में से एक है गाजर घास, जो कि बहुत तेजी से फैलता है और साल दर साल यह खेतों में बढ़ता चला जाता है। साथ ही मनुष्य जब इस घास के संपर्क में आता है तो उसके स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गाजर घास का समय रहते नियंत्रण करना जरूरी है। तो आप कैसे करें गाजर घास का समेकित नियंत्रण? इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र बड़गाम उदयपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DK जैन। किसान भाइयों, अपने देश में हानिकारक खरपतवार गाजर घास के कारण फसल उत्पादन में भारी गिरावट के साथ साथ इसकी उपस्थिति के कारण मनुष्य तथा पशुओं में कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे हानिकारक खरपतवार को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। किसान भाइयों, गाजर घास अभी एक विकराल समस्या बन चुका है और एक ऐसा खरपतवार है जिससे कि पैदावार पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और ये एक तरह से एक विकराल या विनाशकारी खरपतवार है। गाजर घास यानी पार्थेनियम को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों जैसे कांग्रेस घास, सफेद टोपी, चटक चांदनी, गंधी बूटी आदि से जाना जाता है, जिसको आप देखेंगे कि रेल पटरियों के किनारे है या अकृषि जमीन है या नदी नालों के किनारे है या जो पड़त भूमि पड़ी हुई है वहाँ पे इसको देखा जा सकता है। लेकिन अब आप देखेंगे कि खेती के अंदर जहाँ कृषि योग्य भूमि है वहाँ भी इस गाजर घास को अपने को देखा जा सकता है। कृषि में आप देखेंगे कि लगभग 3 से 4% इसमें पैदावार में भी कमी होती है, तो इसका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। उससे पहले एक चीज़ और बता दूं किसान भाइयों, यह ऐसा खरपतवार जो साल भर इसके फूल आते रहते हैं और यह किसान भाइयों खरपतवार जो है अपना जीवन चक्र जो है वो 3 से 4 महीनों में पूरा कर देता है और इसके विनाश का इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक पौधा वर्ष में 7000 बीज उत्पन्न करता है। तो वो बीज वापस जैसे ज़मीन में गिरेंगे और अंकुरित होकर वापस गाजर घास की संख्या में वृद्धि कर देंगे। किसान भाइयों, अपने देश में हानिकारक खरपतवार गाजर घास के कारण फसल उत्पादन में भारी गिरावट के साथ साथ इसकी उपस्थिति के कारण मनुष्य तथा पशुओं में कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। एक और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि दलहनी फसलों में यह पाया गया है कि जो राइजोबियम जीवाणु है उनकी क्रियाशीलता भी यह पार्थेनियम या गाजर घास कम कर देता है। साथ ही टमाटर, बैंगन, मिर्च अगर इनमें देखेंगे तो इनके जो परागण होते हैं उनको भी निष्क्रिय करता है। साथ ही क्लोरोफिल की मात्रा को भी यह कम कर देता है।
और सीरियल्स या धान्य फसलें हैं उसमें 3 से 4% ये नुकसान पहुंचाता है। और गाजर घास अपना जीवन चक्र किसान भाइयों 3 से 4 महीने में पूरा कर लेता है। गाजर घास की इस गंभीर समस्या को देखते हुए यह जरूरी हो जाता है कि आप इसके नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। इसके नियंत्रण हेतु हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा। गांवों, शहरी कॉलोनियों, किसानों को चाहिए कि वे अपने आसपास की भूमि को गाजर घास मुक्त रखें। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों ये जरूर ध्यान रखें, इसको आप दस्ताने पहनकर हाथ से इसको उखाड़ लें। और गाजर घास को किसान भाइयों ये जरूर ध्यान रखें कि एक अभियान के रूप में आप लें, जहाँ भी गाजर घास दिखे उसको उखाड़ लें। उखाड़ने से पहले सावधानी यह ध्यान रखें कि इससे एलर्जी, त्वचा में एलर्जी होती है, तो इसके लिए आप ये जरूर ध्यान रखें कि किसान भाइयों अपने हाथों में दस्ताने पहनकर पूरा मास्क कवर करके, चेहरे को कवर करके फिर इसको उखाड़ें और नष्ट कर दें। दूसरा इसका नियंत्रण का तरीका यह है कि फूल आने से पहले किसान भाइयों इसका 20% नमक के घोल का आप इसका छिड़काव करें। जो अकृषि योग्य भूमि है उसमें 2,4-D एस्टर को आपको 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव करना है। या फिर किसान भाई एक काम और कर सकते हैं कि ग्लाइफोसेट है या पैराकोट है, इसको हमें 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें इसका छिड़काव करना है। जिन क्षेत्रों में अपन फसल बो रहे हैं उसमें यह ध्यान रखें कि फसल के अनुसार आप सीमाजीन है या एट्राजीन है या पैराक्लोर है या एलाक्लोर है या ब्यूटाक्लोर है, इनको किसान भाइयों हमें इसका फसल अनुसार इसका हमें छिड़काव करना है। साथ ही एक मित्र कीट है जिसको जाइगोग्रामा कहते हैं, उसको जितना आप खेत में छोड़ेंगे तो वो इसके फूल को खाकर नष्ट कर देता है। किसान भाइयों ठंडे और नम स्थान जहाँ होते हैं वह गाजर घास या पार्थेनियम बहुत ज़्यादा संख्या में वृद्धि होती है। तो आप एक चीज़ काम करें कि इसको उखाड़ कर या तो नष्ट कर दें या खाद के रूप में, आजकल जीवाणु खाद भी इससे बनने लगी है। कपड़ा या पेपर उद्योग में इसको लुगदी के रूप में भी इसको काम में ले सकते हैं और बायोडीजल के में भी इसको काम में ले सकते हैं। इस तरह किसान भाइयों आपको बताया कि ये वर्ष भर सक्रिय रहता है पार्थेनियम या गाजर घास। तो किसान भाइयों आपको चाहिए कि इसको संपूर्ण रूप से नष्ट कर दें और खेत की समय समय पर जुताई भी करते रहें। अच्छी तरह गर्मी की जुताई करेंगे तो इससे इसके बीज भी खत्म हो जाएंगे। यदि अपने देश से यह गाजर घास खत्म हो जाएगी तो फसलों से तो हम अधिक उत्पादन ले ही पाएंगे, साथ ही मनुष्यों एवं पशुओं में होने वाली बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इस तरह किसान भाइयों पार्थेनियम या गाजर घास को आप निकाल देंगे तो पैदावार एवं उत्पादन में जरूर वृद्धि होगी और इस विनाशकारी खरपतवार को एक अभियान के रूप में इसको नष्ट करें। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मानपुर, जिला जयपुर के कृषक रघुवीर सिंह ने। या गूटी विधि से फलदार पौधे कैसे तैयार करें, इस विषय पर जानकारी चाहते हैं। तो रघुवीर सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जितने भी फलदार तैयार होते हैं उनको से तैयार करने का सही समय है। अपन कुछ पौधे अपन बीज लगा करके तैयार करते हैं, कुछ पौधों को हम वनस्पतिक विधि द्वारा तैयार करते हैं। इस समय बरसात में सबसे अच्छा पौधा तैयार होता है वो गुट्टी बांध। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आखिर गूटी विधि है क्या। गूटी फल वृक्षों से नए पौधे तैयार करने की एक विधि है जिसमें वृक्षों की शाखाओं से नए फल पौधे तैयार किए जाते हैं। और आइए अब जानते हैं गूटी विधि से पौधे तैयार करने के क्या लाभ हैं। इससे अगर आप पौधे तैयार करोगे तो एक आपको ट्रू टू टाइप प्लांट्स तैयार होंगे, जल्दी तैयार होंगे, जिसमें खर्चा कम लगेगा और पौधा जो बड़ा होगा वो करीबन आपको 1 से 1.5 फुट हाइट तक का मिल सकता है। गुट्टी से पौधे तैयार करने से पौधों एक तो समय की बचत होगी और इसके अलावा आपको ना पौधा भी है ना कम कीमत में मिलेगा और बाजार में है ना उसका अच्छा पैदावार मिलेगा। और इसके बाद में आप नींबू के पौधे भी हैं, इससे है ना गुट्टी बांध करके तैयार कर सकते हैं। जो पौधा टहनी जो सिलेक्ट करते हैं, चयनित करते हैं, उसकी उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए और उसकी मोटाई पेंसिल से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और उस पर किसी तरह का रोग नहीं लगे, रोग रहित होनी चाहिए, कोई कीड़ा लगा हुआ वो नहीं होना और उसके ऊपर फल नहीं लगना चाहिए
अगर फल लगा हुआ है तो उसमें जड़ निकलने में थोड़ी परेशानी आएगी। और अभी ही समय है जब आप ना इसमें गुट्टी बांध सकते हैं। और गुट्टी बांधने के लिए जो मौस घास लेते हैं वो मौस घास भी ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, वो हरी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि दुकानदार है ना मरी हुई मौस घास भूरे रंग की होती है वो भी दे देते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो नमी बना नहीं रख नहीं सकती और उसके लिए आपको जो नुकसान होगा। इसलिए आपको मौस घास का चयनित करें और उसको आधे घंटे तक है ना पानी में भिगो दें। भिगोने के बाद में उस नमी अपने रख लेगा और रखने के बाद में जो चयनित की है शाखा उस पर 1 से 1.5 इंच मोटा जो बार है छिलका है उसको उतारें। उतारने के बाद में आप देखेंगे कि मौस घास को पॉलीथीन में लेकर के इस प्रकार चारों तरफ लपेट करके बांधें। ध्यान रहे कि मौस घास का कोई भी थोड़ा सा भी हिस्सा ना वो हवा में बाहर की तरफ नहीं हो और इस दोनों किनारे अच्छी तरह से बांध दें। पॉलीथीन है ना वो मुड़ना नहीं चाहिए, सीधा रहना चाहिए। और इसके बाद में ना ये पॉलीथीन को अच्छी तरह से बंद करके रख लोगे और इस प्रकार अब अगर आपने कर लिया है और मानसून में बादल है अभी जैसा कि देख रहे हैं अपन, तो 1 महीने के अंदर आप देखोगे कि इसमें जड़ निकले जाएगी। और वही पौधा जिसके आपको अच्छे नींबू लगते हैं उसी पौधे के जैसे ही पौधा नया तैयार हो जाता है। और वो पौधा आप शुरू में जब जड़ निकलती है इसको 1 महीने के लिए नर्सरी में ना रख दें और गमले में डाल करके या पॉलीथीन बैग में डाल करके और उसके बाद में ना आप 1.5-2 महीने बाद में आप उसको खेत में लगाएंगे तो इसमें जो फल आएगा उसमें वही सारे प्राकृतिक गुण उपलब्ध होंगे जिस पौधे से आपने ये काटा है। और इसमें फल भी जल्दी लगता है, करीबन 1-1.5 साल में फल देना शुरू हो जाता है। किसान भाइयों, वृक्षों से नए पौधे तैयार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। तो किसान भाइयों, जिस शाखा से नए पौधे तैयार करने होते हैं उसकी मोटाई पेंसिल जितनी होनी चाहिए। शाखा की छाल तेज धार वाले चाकू से छीलनी चाहिए। शाखा के कटे हुए भाग पर रूटेक्स यानी NNA का लेप अवश्य लगाएं। जब पॉलीथीन में जड़ें दिखने लगे तब शाखा को पुराने यानी मातृक वृक्ष से सावधानी पूर्वक काट लें। इसके बाद इसे पौधशाला में लगाएं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। खजूर की उन्नत किस्में और पौधे लगाने पर तकनीकी जानकारी। कपास की फसल को सफेद मक्खी से बचाने के उपाय। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याओं एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं।